ठीक है। अच्छा, हमने जो है बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर था मेटाबॉलिज्म वाला हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब आपका फूड सिंपल फॉर्म में या सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने जो है इस बेस के ऊपर डिफाइन की थी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, याद है आपको, प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, के सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है। और अमाइनो एसिड्स जो है सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जब मिलते हैं बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट अमाइनो एसिड्स के, तो ये फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है मेटाबॉलिक रेट को डिफाइन किया कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। ठीक है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म। और आपको मैंने कहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर ये पेपर में आपके इंक्लूडेड होते आता है। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, हम सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन से बॉडी मास ज़्यादा होगा तो बीएमआर ज़्यादा होगा। ठीक है, जेंडर्स के हिसाब से देखें तो मेल में बीएमआर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एज में देखें तो यंगर एज में बीएमआर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप डिक्लाइन फेज ओल्ड एज की तरफ जाते हो। प्रेगनेंसी में भी बीएमआर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि फीटस को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और लैक्टेटिंग मदर में भी ज़्यादा होता है। हार्मोन्स जो हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बीएमआर को इंक्रीज़ करने के लिए या बढ़ाते हैं जो उनकी स्टिमुलेशन, तो उसमें जो है एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, थायराइड और ग्रोथ हार्मोन्स है। स्लीप के अंदर जो है, स्लीप के टाइम आपका जो है बीएमआर कम होता है। ठीक हो गया, क्योंकि आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। डाइट के टाइम आपका जो वेजिटेरियन पर्सन होगा उसकी जो है 11% जो नॉर्मल हमारा बीएमआर की वैल्यू थी जो हमने पीछे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इससे 11% जो है उन लोगों की कम होगी जो वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, जो मीट लेते हैं, ठीक है, जो गोश्त खाते हैं, उनका जो है बीएमआर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके फूड को जो है बर्न करने में। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर भी आपके बीएमआर को बहुत अफेक्ट करता है। जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। और एक्सरसाइज के साथ भी बॉडी बीएमआर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो है यहाँ पर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी, कंडीशंस एसोसिएटेड विद डिक्रीज बीएमआर और वेरिएशंस ऑफ बीएमआर इन डिजीजेस। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं जब आपकी बॉडी का बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोई आपको आइडिया है इसका कि बॉडी के बीएमआर के बढ़ने से या कम होने से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, या डिजीजेज होती भी हैं तो किस वजह से होती है कोई? आवाज आ रही है मेरी? सिफत आवाज मैं तो नहीं था। आज पढ़ा आवाज आ रही है मैम? ये मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा। आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा? ठीक है, अच्छा, बीएमआर का पढ़ते हैं कि हमने जो है वेरिएशन ऑफ बीएमआर इन डिजीजेस। आपका जो बीएमआर है, बीएमआर का रेट जो है वो क्या होता है, डिजीज कंडीशन में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन एसोसिएटेड विद रेज बीएमआर, कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका बॉडी बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। ल्यूकीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, आपके WBCs का काउंट इंक्रीज हो जाता है, तो उस कम हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा,
कि बीएमआर आपका रेट जो है बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, सीवीएस, कोई भी आपको हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपकी बॉडी का बीएमआर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है ना, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके अंदर भी बॉडी का बीएमआर जो है वो रेज हो जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हमने कहा था कि थायराइड हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बीएमआर रेट को जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं उसको। अगर एक्सेसिव अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन की जो रिलीज होने लग जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो वो आपकी बॉडी के बीएमआर को हाईली रेज कर देती है, एबनॉर्मली रेज कर देगा, बीएमआर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं, ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, फीवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, नर्वस डिजीजेज और हाइपरथायराइडिज्म, ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है बीएमआर रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करनी है पॉइंट्स, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमारी बॉडी का बीएमआर रेज हो सकता है, इनको हाईलाइट कर लें तो कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है, पॉलीसाइथीमिया हो गया, ठीक है, अब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फीवर के अंदर, तो उससे भी आपका क्या होगा, हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग के, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका बीएमआर बढ़ जाता है। और क्या है, आपका जो है ल्यूकीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया में जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ज्यादा बनते हैं तो जाहिर है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नॉर्मल से ज्यादा बन रहे हैं सेल्स, ब्लड सेल्स बन रहे हैं, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं चाहे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपका ओवरऑल जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो गई, जैसे कंजेक्टिव हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारे आपके बॉडी के बीएमआर को इंक्रीज कर देते हैं। नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें एंजाइटी हो गई, मेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये सारे के सारे आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेट पॉइंट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर, उसको जो है वहां से आपके ब्लड प्रेशर को जो है क्या कर देते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बीएमआर जो है इज आल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को वैसे इंक्रीज कर देते हैं, अगर उनकी ओवर सिक्रीशन हो जाएगी तो आपका बीएमआर हाईली रेज हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन एसोसिएटेड विद डिक्रीज बीएमआर, और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका बॉडी का बीएमआर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक। ये है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, ये हाइपर नहीं है, ये है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसमें जो है आपकी थायराइड हार्मोन्स की रिलीज कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि वो आपकी बॉडी के अंदर बीएमआर को इंक्रीज करते हैं, जब उनकी रिलीज कम हो जाएगी तो आपका बीएमआर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एडिसन डिजीज, इसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है, एडिसन डिजीज को, ये बहुत अनकॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। when your body does not produce enough of certain हार्मोन, ठीक है, ये उस कंडीशन को कहते हैं जब आपकी बॉडी जो है हार्मोन जो है वो कम मिकदार में बना रही है, उस मिकदार में नहीं बना पा रही जो आपको रिक्वायर्ड है, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज। और कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एड्रीनल हार्मोन की डेफिशिएंसी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। इन एडिसन डिजीज योर एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड जस्ट अबाउट योर किडनी प्रोड्यूसेस टू लिटिल कॉर्टिसोल एंड often टू लिटिल एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की मिकदार जो है, कार्टिसोल की, ये क्या हो जाती है, ये कम हो जाएगी, ठीक है। जितनी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पड़े हुए हैं वो इंक्रीज, जो पहले जो नॉर्मल जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, एडिसन डिजीज में वो कम हो जाएगी। ऐसी डिजीज को हम एडिसन डिजीज कहते हैं। तो हार्मोन्स हमने क्या पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो भी आपके बीएमआर को रेगुलेट करते हैं। आपके बीएमआर बॉडी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो जब ये कम हो जाएगी इनकी सिक्रीशन तो आपका बीएमआर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। शॉक, शॉक में क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप शॉक के अंदर चले जाते हो। तो उस वजह से आपका जब बॉडी ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तो आपका बीएमआर भी जो क्या होगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, आपका बीएमआर मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में भी आपका जो है बीएमआर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है।
ये अब एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जिनके साथ आपका बॉडी बीएमआर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये फिर आपने माइक बंद कर दिया करें। यहाँ तक समझ आ गई? बस ये आपका लास्ट पॉइंट था कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बीएमआर बॉडी इंक्रीज होता है और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी बीएमआर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपने याद रखने हैं डिजीजेस, डिप्रेशन हो गया, शॉक हो गया, एडिसन डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म, इनमें आपका बॉडी बीएमआर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जबकि ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, फीवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, नर्वस डिसऑर्डर और हाइपरथायराइडिज्म, इनमें आपका बॉडी का बीएमआर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल सेट पॉइंट से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये एक हमें डिजीज पैथोजेनिक कंडीशन की तरफ, पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ लेके जाता है, पैथोजेनिक नहीं, पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ। ठीक है, तो डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाता है आपको। और ये सारी जो है ये क्या है, हम ल्यूकीमिया पढ़ रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया पढ़ रहे हैं, फीवर पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे आपकी बॉडी की क्या करते हैं, बीएमआर को जब डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है आपके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी की जितनी भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चैप्टर था जी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है मेटाबॉलिज्म वाला। हमने सैटरडे को स्टार्ट किया था, छोटा सा शॉर्ट सा चैप्टर था। इसमें मैंने आपको कहा है कि आपने जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट वाला क्वेश्चन और फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर ये लाजमी याद रखना है। ठीक है, और ये आपने जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं स्टार्ट से, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये ठीक है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, प्रीवियस पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट भी हो चुका है। तो आज हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर जो है हमारा वो है एसेट बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस किसे कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस किस तरह मेंटेन होता है। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है आज हम पढ़ेंगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, अब एसिड क्या है, एसिड जो है, पहले हम एसिड बेस बैलेंस पे जाने की से पहले हम अपनी टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेते हैं ताकि आपको आगे आसानी हो। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे जो कि हाइड्रोजन आयन एक्वा सोल्यूशन के अंदर देते हैं। ठीक है, जब भी एसिड डिजॉल्व होंगे वाटर के अंदर, ठीक है, एसिड्स जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, ठीक है, ये जब डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर तो क्या बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन साथ में प्लस क्लोराइड आयन रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन का ऑप्शन का मुझे नहीं पता किस तरह लगता है, तो ये इस तरह में लिखे हुए। ठीक है, तो जब आपकी एसिड जो है, हम डिजार्ड जनरल हमने इसकी रिएक्शन देख लिया कि जब भी एसिड जो है, फॉर एग्जांपल वो एसिड हो गया, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जब ये कन्वर्ट होता है तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो है एसिड या हमारा जो कंपाउंड था, जो मॉलिक्यूल था, वो एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में सोल्यूशन के अंदर एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसिड्स क्या हैं, एसिड्स क्या होते हैं कि जब भी आप इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करो, जब भी आप इनको वाटर के अंदर ठीक है, जब भी आप इनको क्या करोगे, वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो ये क्या होते हैं, एसिड्स जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होगा तो वो आपके एसिड्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आपका एसिड जब भी डिजॉल्व होगा वो क्या देगा, जब आपको हाइड्रोजन आयन देगा तो तब हम कहेंगे कि ये एसिड कंपाउंड है, ये एसिड स्पीशी है। ठीक है, हमारा जो कंपाउंड था वो क्या था, एसिडिक था। इसी तरह वो कंपाउंड जब क्या होंगे, जब वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हों और आपको हाइड्रोक्सिल आयन दें, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, या बेसिक कंपाउंड है।
फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बेस हो गई। जब इसको डिजॉल्व किया वाटर के अंदर, ठीक है, तो क्या बना, पोटाशियम आयन, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। तो बेस को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर, और जब यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन जो है सोल्यूशन के अंदर रिलीज होगा तो तब हम कहेंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये हमारे पास एसिड्स हैं और बेसिस हैं। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा आपको वाटर के अंदर, और जबकि बेस जो होगी उससे हाइड्रोक्सल आयन रिलीज होगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका कंपाउंड बेसिक है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन क्या इंडिकेट करेगा, आपका कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल्स। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल आप ले लो, एसिड्स के अंदर वाटर में डिजॉल्व करो, आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा, तो इट मीन्स आपका कंपाउंड एसिडिक है, और साथ में सल्फेट आयन रिलीज होंगे, ठीक है। बेसिस में अगर हम एक और एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ ले लें तो सोडियम आयन रिलीज होगा, साथ में हाइड्रोक्सल आयन, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंपाउंड बेसिक है, ठीक है। आप टर्मिनोलॉजी से चाहते हैं कि एसिडोसिस क्या होता है और अल्कलोसिस क्या होता है। एसिडोसिस, आप उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड की पीएच है वो 7.35 से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉर्मल ब्लड पीएच इज, ये आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, 7.35 टू 7.44, ये आपकी नॉर्मल ब्लड की पीएच है, ठीक है। तो आपकी पीएच जो है नॉर्मल ब्लड की 7.3 है, राउंड ऑफ हम 5 को करें तो वो 4 ही बन जाता है, इसलिए इसको 7.35 टू 7.44 भी कहा जाता है। तो अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो पीएच है 7.4, ठीक है, इसको मैं 7.5 कर दूं तो आपकी क्या है, पूरी की पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है अगर इसके अंदर माइनर चेंज भी आ जाए। तो ये जो है इसको, ये इतना सेंसिटिव फिनोमिना है, इसको जो है मेंटेन रहना चाहिए आपकी बॉडी की पीएच को। अब बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट बफर्स पड़े होते हैं, बफर सिस्टम, जो कि आपकी पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है, जिनको हम बफर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं, हेमोग्लोबिन बफर है, फास्फेट बफर है, बाइकार्बोनेट बफर है। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई एसिड रिलीज होता है, जब भी कोई हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है, तो वो रेजिस्ट करते हैं उन आयंस को कि वो आपकी रुकावट बनते हैं उसके अंदर, वो बफर सॉल्यूशंस के, वो आपकी ब्लड की पीएच को चेंज ना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी के, एसिडोसिस क्या है, ठीक है। एसिडोसिस क्या है, ब्लड पीएच जब 7.35 से कम हो जाए, ठीक है, आपकी ब्लड पीएच जब 7.35 से कम हो जाए तब उस टर्म को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है, एसिडोसिस कहते हैं। इट मींस एक्सेसिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी, ठीक है। एसिडोसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी की पीएच जो है जब कम हो जाएगी, ठीक है, 7.35 से, या हम कहें 7.44 से कम हो जाएगी, तो तब उस आप कंडीशन को क्या कहोगे, ठीक है। आपकी बॉडी के एसिडोसिस में क्या है कि आपकी जो ब्लड पीएच है, ठीक है, 7.3 से वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे, एसिडोसिस कहोगे। और इसमें क्या होता है कि इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जब एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन जो हैं आपके ब्लड के अंदर ऐड होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ऐड होंगे, तो वो क्या करेंगे कि आपकी पीएच को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। पीएच डिक्रीज होगी तो एसिडिक होती है ना। आपको पीएच का स्केल याद है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आपको पीएच स्केल याद है? जी मैम। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या कहता है कि 1 to 6 तक जो है आपके पास पीएच क्या होती है, अप टू 1, एस्थेटिक। ठीक है, 1 to 6 क्या बढ़ती है, 1 to 6 जो है आपके पास क्या आती है,
1 to 5 कर लेते हैं क्योंकि 6 के जो है वो पीएच आपकी ठीक है 6 तक कर लेते हैं। ये हो गई एसिडिक, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी पीएच जो है फिर 7 पे न्यूट्रल हो जाती है। उसके बाद 7 to 14 आपकी पीएच जो है वो क्या होती है, आपकी बेसिक हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इसको देखें 2 मिनट में भी, 2 मिनट दे मुझे। आपकी पीएच क्या हो गई 1 to 6 एसिडिक। और एसिडोसिस किसे कहते हैं, जब आपकी ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से कम हो जाए तो तब हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एसिडोसिस की, ठीक है। यानी कि एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी पीएच एसिडिक हो रही है। अल्कलोसिस क्या है, अल्कलोसिस में जो है आपकी जब ब्लड की पीएच 7.4 है उससे बढ़ जाए पीएच, ठीक है, 7.4 से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपर हेड एरो है, नहीं नीचे शायद दिया हुआ हो, ठीक है। चलें इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अल्कलोसिस के अंदर आपकी जो पीएच है या इसको क्या कर देते हैं, मोर देन 7.5 हो जाए, 7.4 हो जाए, मोर देन 7.4, तो आपकी जो है टर्मिनोलॉजी हम क्या कहेंगे कि वो हो जाती है अल्कलोसिस। इट मींस एक्सेसिव रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस अकर फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड हुए थे जिन्होंने एसिडिक पीएच की थी, अब वो जो है बॉडी फ्लूइड से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और पीएच जो है अब क्या होनी चाहिए कि आपकी उसकी वजह से पीएच जो है वो बेसिक की तरफ जा रही है, ठीक है। मोर जो है हाइड्रोक्सिल आयन जितने भी थे वो ऐड हो रहे हैं और हाइड्रोजन आयन वहां से रिमूव हो रहे हैं, तो आपकी पीएच जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस टर्म को हम क्या कहेंगे, अल्कलोसिस कहेंगे। अच्छा, आपकी पीएच जो है हमेशा ब्लड के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए, कांस्टेंट कितनी रहनी चाहिए, 7.35 से 7.4 होनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम चेंज अगर आएगा आपकी पीएच के अंदर तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो पीएच हमेशा 7.35 से 7.4 के दरमियान ही रहनी चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारी कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आपकी बॉडी की ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है, एसिडोसिस क्या होगा जब आपकी पीएच जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी फ्लूइड, तो आपका जो है हम टर्मिनोलॉजी क्या हम उसको कहेंगे एसिडोसिस, ठीक है। अगर आपकी पीएच जो है मोर देन 7.4 हो जाएगी ड्यू टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, तो तब हम एक टर्म यूज करते हैं अल्कलोसिस, ठीक है। लेकिन आपकी बीएच को हमेशा मेंटेन होना चाहिए 7.35 या 7.4 होना चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी चेंज आता है, कोई भी एक्सट्रीम चेंज आता है तो आपकी डेथ हो सकती है या कोई भी आपका वाइटल ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। तो हमेशा आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन ही रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है टॉपिक आपका, रेगुलेशन ऑफ पीएच, प्लाज्मा पीएच, ठीक है। अब पीएच मेंटेन किस तरह होती है और कांस्टेंट किस तरह रहती है, ये सारा जो है हम रेगुलेशन ऑफ पीएच के अंदर पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा पीएच, ठीक है। प्लाज्मा पीएच ये हो गया। अच्छा, अब देर आर 3 इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। हमारे पास 3 अहम ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्लाज्मा के पीएच को मेंटेन करने के लिए या उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए जो है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वो 3 अहम मैकेनिज्म होते हैं। एक आपकी बॉडी का बफर सिस्टम, दूसरा आपका लंग्स का क्या रोल है, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेगुलेशन, दूसरा आपकी किडनीज बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपकी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में। तो पहले हम कहेंगे बफर सिस्टम, दूसरा रिस्पायरेटरी रेगुलेशन, ठीक है, रोल्स ऑफ लंग्स, और रीनल रेगुलेशन, रीनल में हम कहते हैं किडनी, ठीक है। तो ये 3 अहम मैकेनिज्म है, ये हम स्टडी करेंगे और ये आपको फिर समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है आपका ब्लड जो है, ब्लड एज अ बफर सिस्टम के जो है एचबी काम करता है। बफर सिस्टम में फिर डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो पहला है बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी,
द बॉडी, ये आपकी बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ठीक है। रोल ऑफ लंग्स, रीनल रेगुलेशन, रोल्स ऑफ किडनी, ठीक है। आपकी किडनी का क्या रोल है, पहले अब हम स्टडी करेंगे कि बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपके बफर सिस्टम जो है, अब बफर सिस्टम क्या होता है इसको पहले हम हाईलाइट कर देते हैं बफर सिस्टम को। ठीक है, अब बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी के अंदर यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, आवाज आ रही है मेरी, आवाज जी आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। बफर सिस्टम अब क्या है, बफर सिस्टम में जो है हम कहते हैं बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी की पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसमें रुकावट बनते हैं। तो बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, ठीक है, विच कैन रेजिस्ट pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपकी बॉडी के अंदर ऐड हो रहे होते हैं तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपकी पीएच के अंदर चेंज होने में रुकावट बनते हैं, कि आपकी पीएच के ब्लड की पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, कि वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर वो चेंज होगी एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये जो आपकी बफर होते हैं सॉल्यूशन, ये आपकी पीएच को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट बफर सॉल्यूशन मेंटेन पीएच, यानी कि आपकी जो बफर सॉल्यूशंस हैं आपकी पीएच को मेंटेन करते हैं, आपकी पीएच की को रेगुलेट करते हैं कि उसके अंदर कोई चेंज ना हो, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो बफर सॉल्यूशंस हैं उसमें एक है ब्लड बफर, ठीक है, एक है बाइकार्बोनेट बफर और एक है फॉस्फेट बफर, ठीक है, फॉस्फेट बफर और एचपी बफर विच मेंटेन ब्लड पीएच, ठीक है। हम जो है अब बफर सॉल्यूशन को डिफाइन किस तरह करेंगे, बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which which resist the change in pH, ठीक है, upon the addition of acid और बेस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, कि वो सॉल्यूशन जो आपकी पीएच में चेंज ना होने दे, चाहे एसिड ऐड हो रहा है या बेस ऐड हो रहा है, आपकी पीएच पे कोई इफेक्ट ना होने दे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इट मींस जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये आपकी ब्लड की पीएच को, बॉडी की पीएच को मेंटेन करते हैं। इट मींस बफर सॉल्यूशन मेंटेन योर बॉडी पीएच, ठीक है। तो मतलब है आपकी बॉडी की पीएच को मेंटेन करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी आपके पास जो बफर्स हैं, ठीक है, बफर्स इंक्लूड, पहला हो गया पहला यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं इसको, ठीक है। पहला हो गया आपके पास